कहानी की शुरुआत में हमें बेथ और हैरी को दिखाया जाता है, जो एक यंग कपल है। ये दोनों एक बोट से 10 दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए एक पूरी तरह से आइसोलेटेड आइलैंड पर पहुंचे हैं, जिसे कोरल आइलैंड कहा जाता है। जो आदमी इन्हें बोट से छोड़ने आया है, वह इन्हें एक सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि अगर तुम्हें 10 दिन से पहले वापस लौटना हो तो इसी नंबर पर कॉल कर देना। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। अब बेथ और हैरी आइलैंड पर खूब एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद दोनों की आंख लग जाती है। जब हैरी उठता है तो वह देखता है कि रेत पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए हैं। वह बेथ को उठाता है। दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। ये दोनों उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं, जो जंगल के अंदर जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद निशान अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ भी समझ न आने पर ये दोनों इसे नजरअंदाज करके फिर से आइलैंड को एंजॉय करने लगते हैं। रात को ये दोनों बोनफायर करना चाहते हैं। इसके लिए हैरी लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाता है, जहां उसे कुछ हड्डियां मिलती है। वह समझ नहीं पाता कि ये इंसान की है या किसी जानवर की। तभी उसे अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। हैरी लकड़ियां और वो हड्डियां लेकर कैंप के पास वापस आता है। दोनों समझ नहीं पाते कि ये किसकी हड्डियां हो सकती है। रात हो जाती है और वे अपने कैंप में चले जाते हैं। कुछ देर बाद इन्हें बाहर से अजीब सी आवाज आती है। हैरी बाहर देखता है, लेकिन कोई भी नहीं होता। फिर वह बेथ को समझाता है कि हवा तेज होने की वजह से पेड़ों की पत्तियों की आवाज है। ये सोचकर दोनों आराम से सोने चले जाते हैं। मगर आधी रात में फिर वही आवाज सुनाई देती है, पर अब इन्हें पता चल जाता है कि ये सिर्फ हवा नहीं है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि हैरी पानी में नहा रहा होता है। तभी बेथ उसे आवाज लगाती है। बेथ कहती है कि देखो, किसी ने मेरे कपड़े पेड़ पर टांग दिए हैं। अब साफ हो जाता है कि इस आइलैंड पर इनके अलावा कोई और भी मौजूद है। दोनों जंगल में जाकर ढूंढते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता, इसलिए वापस लौट आते हैं। इसके बाद हैरी पानी में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। उसका पैर एक स्टारफिश पर पड़ने ही वाला होता है कि वह समय रहते देख लेता है। हैरी की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि अगर उसका पैर स्टारफिश पर पड़ जाता तो वह उसे डंक मार सकती थी, जिससे आधे घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती। हैरी तुरंत पानी से बाहर आ जाता है। तभी इन्हें जंगल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक केबिन दिखता है जो लॉक होता है। हैरी ताला खोलकर अंदर जाता है। बेथ भी उसके साथ जाती है, लेकिन बेथ को अजीब महसूस होने लगता है, इसलिए वह जल्दी बाहर आ जाती है। हैरी अंदर जाकर देखता है कि वहां एक बेड रखा है, यानी यहाँ कभी कोई रहता था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने होते हैं, जिनमें एक लड़की भाले से किसी को मारती हुई दिखाई देती है। तभी बाहर से बेथ हैरी को आवाज लगाती है। हैरी बाहर आता है और देखता है कि वहां एक कब्र है, किसी का दफनाया हुआ स्थान, और उस पर नाम लिखा होता है कोरल। दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि कोरल कौन थी, वह यहाँ कैसे आई और किसने उसे यहाँ दफनाया। दोनों वापस अपने कैंप में लौट आते हैं। अब बेथ अपने वे वीडियो देखने लगती है जो उसने और हैरी ने इस आइलैंड पर रिकॉर्ड किए थे। इन्हें देखकर उसे खुशी होती है, लेकिन फिर वह देखती है कि जब वे दोनों इंटीमेट थे, उसी दौरान किसी ने उनके कैमरे से उन्हें रिकॉर्ड किया था। ये देखकर बेथ डर जाती है। वह हैरी से कहती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और हमें आइलैंड छोड़ देना चाहिए। हैरी उसे शांत करता है और कहता है शायद कोई बच्चा या कोई आदमी आया होगा और उसने प्रैंक किया होगा। वह कहता है इस आइलैंड पर हमारे अलावा कोई नहीं है, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, हम छुट्टियां मनाने आए हैं। बेथ का मूड ठीक करने के लिए हैरी उसके चेहरे पर आदिवासियों की तरह पेंट लगा देता है। दोनों मजाक करते हुए जंगल की तरफ भागते हैं, और हैरानी की बात यह होती है कि वहां उन्हें फिर से वही केबिन और वही कोरल की कब्र दिखती है, लेकिन यह तो जंगल के दूसरे हिस्से में होनी चाहिए थी। अब यह साफ हो जाता है कि किसी ने इन दोनों से प्रैंक नहीं किया, बल्कि यहाँ कोई बहुत अजीब चीज चल रही है। इसी समय इन्हें समुद्र की तरफ से आवाज आती है। बाहर जाकर वे देखते हैं कि दो आदमी जाल की मदद से मछलियां पकड़ रहे हैं। दोनों उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अब हैरी और बेथ को पक्का यकीन हो जाता है कि आइलैंड पर उनके अलावा कोई और भी है जो उन्हें परेशान कर रहा है। रात को दोनों कैंप में सो रहे होते हैं कि फिर जंगल से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। हैरी अकेले जाना चाहता है, लेकिन बेथ डर जाती है, इसलिए वह भी उसके साथ जाती है। आवाज का पीछा करते करते वे फिर से उसी केबिन तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि कोई नहीं है, लेकिन इस बार उन्हें एक खुली हुई किताब मिलती है। ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ देर पहले कोई इसे पढ़कर गया हो। बेथ बाहर निकलकर देखती है कि कोरल की कब्र अब पहले से और बेहतर हालत में दिखाई दे रही है।
जैसे किसी ने अभी अभी उसे ठीक किया हो। बेथ और हैरी को लगता है कि सुबह जिन दो लोगों को उन्होंने समुद्र में मछलियां पकड़ते देखा था, वही लोग इस केबिन के मालिक हैं, और शायद उन्होंने ही कॉरल की कब्र को ठीक किया होगा। दोनों वापस कैंप में आते हैं, लेकिन बेथ बहुत डर चुकी है। उसे महसूस होता है कि कोई रात में इनके सोने के दौरान इन्हें देख रहा होता है। इसी वजह से बेथ कहती है कि आज हम दोनों बाहर ही सोएंगे। वे दोनों बाहर सो जाते हैं। सुबह जब बेथ उठती है तो देखती है कि किसी ने एक जेलीफिश को बुरी तरह मारकर पास में लटका दिया है। ये देखकर वह और ज्यादा डर जाती है। वह हैरी से कहती है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, हमें अभी जाना होगा। हालांकि बोट वाला आदमी 10 दिन बाद खुद लौटने वाला था, लेकिन अब इनके पास सैटेलाइट फोन से उसे बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हैरी अपना सामान चेक करता है, लेकिन सैटेलाइट फोन गायब होता है। उसे तुरंत समझ आता है कि सुबह वाले दोनों लोग ही फोन चुराकर ले गए होंगे। हैरी दूर जाकर देखता है कि वो दोनों अब भी उसी आइलैंड पर हैं और उनकी बोट समुद्र में खड़ी है। हैरी और बेथ उनके पास जाकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग अंग्रेजी नहीं समझते। इसी दौरान उनमें से एक आदमी बेथ के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है, जिससे हैरी और उस आदमी के बीच झगड़ा हो जाता है। बेथ बीच बचाव करती है और दोनों तुरंत वहां से निकल आते हैं। अब इन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि वही लोग सैटेलाइट फोन चोर हैं। जब वे दोनों फिर समुद्र में मछलियां पकड़ने चले जाते हैं, तो हैरी उनका सामान चेक करता है, लेकिन उसे वहां फोन नहीं मिलता। हैरी बेथ से कहता है कि मैं उनकी बोट पर जाकर रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करूंगा। हैरी उनकी बोट पर जाता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। रेडियो बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। तभी वे दोनों आदमी वापस आ जाते हैं। वे हैरी को पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसे आइलैंड पर खींचकर ले जाते हैं। साथ ही वे बेथ को भी बंदी बना लेते हैं। रात को जब हैरी की आंख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके सामने बेथ भी बंधी होती है और वो दोनों आदमी उनके आसपास घूम रहे होते हैं। हैरी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह पूरी तरह बंधा हुआ है और स्थिति तेजी से खराब होती जा रही है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग बेथ को नुकसान पहुंचा पाते, जंगल के अंदर से वही अजीब आवाजें आने लगती है, जैसे कोई वहां मौजूद हो। दोनों आदमी डरकर जंगल की तरफ देखते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर हैरी अपने हाथ खोल लेता है और बेथ को भी आजाद कर देता है। अचानक जंगल की तरफ से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। हैरी और बेथ देखते हैं कि उन दोनों में से एक आदमी घायल होकर गिर जाता है। दूसरा आदमी घबराकर उसे अपनी बोट पर बिठाता है और तुरंत आइलैंड छोड़कर भाग जाता है। हैरी और बेथ को कुछ समझ नहीं आता कि गोलियां किसने चलाई, क्या हुआ और वे लोग अचानक क्यों भाग गए। लेकिन बेथ को मन ही मन संतोष होता है कि शायद यही दोनों सारे प्रैंक और डरावनी हरकतें कर रहे थे। उसे लगता है कि अब जब वे दोनों आदमी यहाँ से भाग गए हैं, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। दोनों रात को सो जाते हैं। सुबह बेथ उठती है और देखती है कि जमीन पर खून के निशान बने हुए हैं। ये निशान उसी दिशा में जा रहे होते हैं जिस तरफ जंगल है। वह उन खून के निशानों का पीछा करते करते फिर उसी केबिन तक पहुंच जाती है जिसे वे पहले देख चुके थे। अंदर जाकर उसे वही बुक मिलती है जो उन्होंने पिछली रात देखी थी। इस बार वह किताब उठाकर ध्यान से पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद हैरी भी वहां पहुंच जाता है। बेथ हैरी को बताती है कि ये बुक जिन नाम के आदमी ने लिखी थी। जिन ने अपनी डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस आइलैंड पर कॉरल नाम की एक लड़की आई थी। कॉरल को एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह मदद की तलाश में यहाँ मौजूद कुछ लोगों के पास गई थी जो उस समय इस आइलैंड पर रहते थे, लेकिन उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया। जिन ने अपनी किताब में लिखा था कि उन लोगों की वजह से कॉरल की मौत हो गई और तभी से कॉरल की आत्मा इस आइलैंड पर भटक रही है। वह यहाँ आने वाले हर इंसान को डराती है, परेशान करती है और कभी कभी उन्हें मार भी देती है। बेथ बताती है कि यह केबिन भी जिन का था और उसने अपने सारे अनुभव इस बुक में लिखे थे। हैरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। वह गुस्से में कहता है कि तुम खुद को डरा रही हो, और वह वहां से बाहर चला जाता है। बेथ कॉरल की कब्र पर कुछ पत्थर ठीक से लगाकर उसे सम्मान देती है, वह जैसे उसके लिए प्रार्थना कर रही हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हैरी अकेले बैठकर म्यूजिक सुन रहा है। उसके पीछे धीरे धीरे एक साया उभरता है। वह साया कुछ पल उसके पीछे खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही हैरी मुड़ने वाला होता है, वह साया गायब हो जाता है। रात को बेथ फिर से कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ कुछ बहुत गलत है। किताब में जो लिखा था
वह सब सच लग रहा है? हैरी जवाब देता है, अगर उस किताब में लिखा है कि हर आने वाला आदमी मर जाता है, तो हम अब तक जिंदा क्यों हैं? इस सवाल का बेथ के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन अब वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। सुबह होते ही बेथ फिर कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। इन दोनों को इस आइलैंड पर 7 दिन हो चुके थे। अब हैरी भी मान जाता है कि शायद यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा है। दोनों तुरंत ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर प्लेन दोबारा गुजरे तो सिग्नल देखकर मदद भेज सके। तभी अचानक सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है। हैरी चौंक जाता है। वह आवाज का पीछा करता हुआ जंगल के अंदर जाता है। आवाज सीधा उसी केबिन की तरफ जा रही होती है। वह केबिन के अंदर जाता है और देखता है कि सैटेलाइट फोन वहीं छुपा हुआ है। वह फोन उठाकर कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक लड़की की चीखने चिल्लाने, दर्द से भरी आवाजें आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। हैरी डर जाता है और फोन नीचे गिरा देता है। कुछ सेकंड बाद फोन फिर से बजता है। इस बार हैरी और ज्यादा डर जाता है और तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वह धीरे धीरे मुड़ता है। उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है। कोरल, वही कोरल जिसकी कहानी किताब में लिखी थी। अब साफ हो जाता है कि जिन की किताब में जो लिखा था वह सब सच था। कोरल अचानक हैरी पर हमला करती है। हैरी बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके सामने टिक नहीं पाता। कोरल उसे मार देती है। बेथ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब अंधेरा होने तक हैरी वापस नहीं आता, तो बेथ घबरा जाती है। वह उसे खोजने निकलती है। वह कोरल की कब्र तक पहुंचती है। वहां उसे दिखता है कि कब्र के ऊपर से लाल रंग का गाढ़ा तरल टपक रहा है। वह डरते डरते ऊपर देखती है। हैरी की लाश एक पेड़ से लटक रही होती है। यह देखकर बेथ सदमे में वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तो वहां खून का एक कतरा भी नहीं होता। ना कब्र पर कोई निशान, ना हैरी की बॉडी। सब कुछ ऐसे गायब हो चुका था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेथ घबराकर बाहर भागती है। अब वह किसी भी तरह आइलैंड से निकलना चाहती है। वह आग जलाकर सिग्नल बनाने की कोशिश करती है। तभी उसे पास में एक नई कब्र दिखाई देती है। वह समझ जाती है ये हैरी की कब्र है और उसके पास ही एक और गड्ढा खुदा हुआ है, जो शायद उसी के लिए है। कुछ दूर समुद्र के ऊपर एक साया दिखाई देता है। बेथ उसकी ओर भागती है। भागते भागते उसका पैर एक स्टारफिश पर पड़ जाता है। स्टारफिश उसे डंक मार देती है। वह बेहद जहरीली होती है। 30 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। दूर खड़ी कोरल की आत्मा उसे देख रही होती है। अपने आखिरी पलों में बेथ को हैरी के साथ बिताए सारे पल याद आते हैं। कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो जाती है। 10 दिन पूरे होते ही वह आदमी वापस आता है जो बेथ और हैरी को छोड़कर गया था। उसे उनका सामान मिलता है, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिलते। वह जंगल में उन्हें ढूंढता है। वह केबिन तक पहुंचता है। उसे वही बुक मिलती है जिसमें कोरल की कहानी लिखी थी, और उसी समय उसके पीछे एक साया उभरता है। अब बेथ भी उसी तरह इस आइलैंड की आत्मा बन चुकी है। कोरल की तरह वह भी यहाँ आने वाले लोगों को मारेगी। अंत में हमें दिखाया जाता है कि कोरल और बेथ की कब्रें एक दूसरे के सामने बनी हैं, मानो अब दोनों की एक टीम बन चुकी हो। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।